Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स. वी आर डिस्कसिंग अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लास्ट लेक्चर में हम जावा प्रोग्रामिंग के डिस्कस कर रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के हवाले से. और इफ एल्स स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन हमने की, उससे रिलेटेड थोड़ा सा जो है डिस्कशन भी की. उससे पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन की और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी डिस्कशन की. तो दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर. लास्ट टाइम हमने इफ एल्स का प्रोग्राम किया जिसमें स्मॉलर नंबर फाइंड करने का तरीका देखा. और जैसे स्मॉलर नंबर फाइंड करते हैं इसी तरीके से लार्जर नंबर भी फाइंड कर सकते हैं. जहां हमने लेस देन ऑपरेटर लगाया हुआ वहां पे आप ग्रेटर देन जो है साइन लगा के वैल्यू को, लार्जर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. और इसी तरीके से काफ़ी सारे और भी कंडीशंस जो इफ एल्स कंडीशंस इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं जावा के लैंग्वेज के थ्रू और नेटबीन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू. नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बेसिकली होता यह है कि इफ एल्स स्टेटमेंट जैसे हमने यूज़ की और उस इफ एल्स कंडीशंस को चेक करने के बाद हम जो स्टेटमेंट्स के पास जाते थे, जैसे कि सपोज हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्मॉलर नंबर इज ए, स्मॉलर नंबर इज बी. ये जो हम वर्डिंग लिखा करते थे जिस लाइन पे, इसी लाइन में अगर हम कोई और इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दें, या अब सोचने वाली बात यह है कि एक लाइन में इफ एल्स तो नहीं, तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करें और एक लाइन की बजाय कंपाउंड स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट ये होता है कि आप जब किसी कंडीशन के बाद एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक लाइन की बजाय दो तीन लाइंस को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें और उसके ऊपर जो है कंडीशन लगा दें. कंडीशन ट्रू होगी तो वो पूरी पूरी करली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी कोड की वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो पूरी पूरी जो लाइंस हैं वो इग्नोर होके नेक्स्ट जो एल्स स्टेटमेंट का सेट होगा, और एल्स के बाद जो करली ब्रैकेट में 3 4 8 जितनी भी लाइंस आप लिखना चाहें वो एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगी. तो दोस्तों अभी देख लेते हैं इसकी एग्जांपल, प्रोग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं और उसको कंपाइलर के पास जो है परफॉर्म करके भी देख लेते हैं. It is possible to have if-else statement inside an if-else statement in Java. It's called nested if-else statement. अगर आप if-else statement के कंडीशंस को चेक करने के बाद जो हम जिस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं, कंपाइलर एग्जीक्यूट करना चाह रहा होता है, उन लाइन्स के अंदर दोबारा से कोई इफ एल्स कंडीशन डाल दें तो उस सिचुएशन को आप नेस्टेड इफ एल्स कहेंगे. और अगर आप मल्टीपल यानी कि इफ एल्स बार बार यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हेल्प आउट करती है. ये एक एग्जांपल लेते हैं जी. नेस्टेड इफ एल्स से रिलेटेड एक प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में क्या है कि जी हमने एक नंबर लिया यूजर से और उसको चेक करना है अलग अलग कंडीशंस के थ्रू कि अगर नंबर लेस देन 0 हो तो ये एक नेगेटिव नंबर है, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये नंबर इन ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये फिर कोई 0 होगा, ये कोई 0 नंबर होगा. तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं, कंपाइलर के पास चलते हैं जी. लास्ट टाइम मैंने कंपाइलर का फॉन्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट रखा हुआ था, तो वो उसमें आपको टेक्स्ट जो है प्रोग्राम है और उसकी आउटपुट जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आती थी. तो आई होप के अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा आपकी. और वैसे आपको मैं बता देता हूँ, कंपाइलर की सेटिंग अगर करनी हो तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें
राइट क्लिक करने के बाद, बल्कि सॉरी, जो आउटपुट साइड को मैं कर देता हूँ, जो सोर्स कोड वाला एरिया वो वैसे बोल्ड हुआ पड़ा है। आउटपुट साइड पे जाके आप इसकी सेटिंग के अंदर चले जाएं। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ से फॉन्ट का साइज़ मिल जाएगा। सपोज कि मैंने फॉन्ट का साइज़ 16 से 17 कर दिया। उसके अलावा अगर बोल्ड करना चाहे तो ये बोल्ड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके बोल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने 16 से 17 इसका साइज़ किया, ओके करते हैं। तो साइज़ अब आपको आउटपुट का थोड़ा सा बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये नेस्टेड इफ एल्स को कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल को क्लिक किया तो उसने पूछा जी इंटर नंबर। ये इंटर नंबर आउटपुट स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले हुआ? लाइन नंबर 7 की वजह से। लाइन नंबर 7 पे हमने लिखा हुआ है system.out.println इंटर नंबर। उसके बाद ब्लिंकिंग जो हो रही है, ब्लिंकिंग लाइन नंबर 8 की वजह से हो रही है। लाइन नंबर 8 पे हमने प्रॉपर एक स्कैनर जो है उसके थ्रू इनपुट करा रहे हैं। स्कैनर वाई हमने लिया था, उस वाई के थ्रू इंटीजर वैल्यू इनपुट कराना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पे डबल वैल्यू, डबल इसलिए कि आप फ्लोट वैल्यू कोई इशारिया वाली कोई नंबर वगैरह वैल्यूज वगैरह डिस्प्ले करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, प्रोसेस वगैरह। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं जी, सपोज के 56। तो उसे कहा जी 56 इज ए पॉजिटिव नंबर। कैसे उसे चेक किया? उसने फौरन से इसको 56 को यहाँ पे रखा। 56 लेस देन 0 है? नो। देन इसका मतलब है लाइन नंबर 10 को वो कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। फिर चेक करेगा 56 ग्रेटर देन 0। यस, ये कंडीशन ट्रू हो गई। इस कंडीशन के ट्रू होते ही लाइन नंबर 12 जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब भी आप ये कोड लिखें, इसको अगर मल्टीपल कमांड लिखना चाहें, सपोज कि ये मैं कहता हूँ जी ये नंबर इज नेगेटिव जो है ये 2 दफ़ा लिखा है, अभी सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ तो एरर आ रहा है, आपके सामने एरर आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख दें तो कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे पास ये एरर नहीं देगा। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करें प्रोग्राम को और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है लिख दें। हम इफ कंडीशन के अंदर हमने 2 उसकी आउटपुट लाइंस बना दी, 2 इंस्ट्रक्शंस बना दी। आप इसी तरीके से और काफ़ी सारी भी लिख देते हैं। सपोज हम कहते हैं कि जी ये नेगेटिव नंबर है एंड इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, ये साथ में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अभी देख लेते हैं, प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। स्क्रीन पूरी कंप्लीट प्रोग्राम आपके सामने रखने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब सपोज मैंने पहले जो प्ले कर रखा था उसकी वैल्यू मैंने नहीं दी थी, चलें 0 लिख देते हैं। सपोज इंटर 0, तो उसने कहा 0.0 इज 0। तो उसने कंडीशन चेक की, नंबर लेस देन 0 तो लेस देन 0 नहीं है, नंबर ग्रेटर देन 0 वो भी नहीं है। एल्स कंडीशन में उसने नंबर इज 0 जो है वो लिख दिया। अब इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। इस कंपाइलेशन में मैं जी एक नेगेटिव नंबर डालता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ -8। वो कहता है -8 इज अ नेगेटिव नंबर एंड -8 इट्स नॉट गुड। ये 2 आउटपुट वाली लाइंस जो हैं हमारे पास क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज कर लिया। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं, ये प्रोग्राम में एक मजीद जो है एडिशन करके देखते हैं, चेंजेस करके देखते हैं। क्या चेंजेस करते हैं? सपोज यहाँ पे वो कहता है कि जी नंबर ऐड करें, मैं नंबर के बजाय कुछ और इंटर कर देता हूँ, लाइक एच इंटर कर देता हूँ। तो वो क्या दे रहा है हमारे पास? एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि हमने स्कैनर डबल टाइप का लिया जो कि फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, वो वैल्यूज लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़े थोड़े आप जो है प्रोग्राम्स के साथ इनपुट चेंज कर करके प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी हद तक प्रोग्राम्स के
आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं वापस हम अपने अगले डिस्कशन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपको नेसेसिटी फेल्स और इफेल्स की आसानी से समझ आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड जो है कुछ अगर टास्क करने पड़े तो आई होप आप टास्क कर लेंगे। सपोज आपको एक टास्क दिया जाता है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। आप अपनी वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, रोक दें, उसके बाद इस प्रोग्राम को अपने हाथ से परफॉर्म करके देखें, इसका सोल्यूशन बनाएं। सोल्यूशन बनाने के बाद आपने फिर मेरे बनाए हुए सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के बाद प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके सीख सकते हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं जी नेक्स्ट इसकी एग्जीक्यूशन, इसका सॉल्यूशन पे डिस्कशन। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्राम लिखने लगें, उस प्रोग्राम में जो पब्लिक क्लास या प्रोग्राम का नेम बना रहे होते हैं तो वो नेम आप कोई सा भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम इवन ऑड है तो आप इवन ऑड ही इसका नेम रखें। आप यहाँ पे हमादम शाह या कोई भी नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें, इसको कंपाइलर पे जाके हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो चलते हैं जी, कंपाइलर जी हमें इस प्रोग्राम की आउटपुट दिखा दें। ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर जी हैं। कंप्यूटर जी हमें हमारे हर सवाल का जवाब दे देते हैं। इंटर अ नंबर, नंबर इंटर किया हमने 44 और आंसर आ गया कि 44 इज एन इवन नंबर। कैसे आया है तो सिंपली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे। इसका सिंपली रिमाइंडर चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्कैनर हमने लिया, उसका नेम हमने यहाँ पे रीडर रख दिया। लास्ट टाइम हमने क्या नेम रखा था, वाई, यहाँ पे हमने रख दिया रीडर, उसका वेरिएबल का नेम। देन उसके बाद हमने एक नंबर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के साथ ही उसको इनिशियल वैल्यू भी वहीं पे दे रहे हैं कि इंट नम इज इक्वल टू रीडर डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद नम जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जाएगी 44, जैसे हमने यहाँ पे ब्लिंकिंग के दौरान इंटर की थी वैल्यू, वो बेसिकली लाइन नंबर 8 की वजह से ब्लिंकिंग हो रही थी। स्कैनर जो है रीडर, उसके ज़रिए से वो वैल्यू इनपुट हुई, इनपुट में 44 चला गया, 44 को यहाँ पे रखा जाएगा और उसका रिमाइंडर चेक किया जाएगा 2 पे डिवाइड करने के बाद। 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है जी, रिमाइंडर सपोज के 0 आ गया। अगर हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया है तो इसका मतलब यह है कि नंबर जो है इवन है और उसके लिए लाइन नंबर कंडीशन ट्रू होगी। लाइन नंबर 10 जो है वो आपके पास आउटपुट पे आ जाएगी और लाइन नंबर 11 जो है वो एल्स कंडीशन है, उसको वो इग्नोर कर देगा। दोबारा कंपाइल करते हैं, नंबर ले लेते हैं हम जी 67, सॉरी 67 हम ले लेते हैं नंबर, इसको इंटर किया, 67 इज एन ऑड नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट वाली एक्टिविटीज कर सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए आप कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे डाल के मल्टीपल वर्डिंग लाइंस, मल्टीपल लाइंस इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोसेस करा सकते हैं थ्रू अ कंपाइलर। तो स्टार्ट में हमने जो है डिस्कशन की थी प्रोग्रामिंग में, वो सिंपली कुछ लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते जा रहे थे। उसमें प्रिंट मेथड्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद हमने वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन देखी। तो
उसके बाद हम कुछ अपनी कह लें कि मनमानियाँ और मर्जियाँ थोड़ी सी अगर कंपाइलर से कराना चाहें कि हमारी मर्जी की लाइन को वो रीड करे, हमारी मर्जी की लाइन को रीड ना करे, कौन सी लाइन को रीड करे, कौन सी लाइन को रीड ना करे, तो उसके लिए हम इफ एल्स कंडीशंस जो है, स्टेटमेंट्स जो हैं, उनके थ्रू ये सारी हम अपनी मर्जी की आउटपुट देख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही हमारी अपनी मर्जी से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट एक हमारे पास टॉपिक है जो कि स्विच स्टेटमेंट्स है। स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हम अपनी जो है टास्क खुद से स्पेसिफिक जो कंडीशंस के थ्रू टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उन कंडीशन को जो है कैसे चेक करता है कंपाइलर, कैसे उसको परफॉर्म करता है, ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट, in this topic we will study to use switch statement to control the flow of your program execution. फ्लो ऑफ प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? फ्लो नॉर्मली यही होता है कि पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, और इस तरीके से जो है सारी इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर रीड करके एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसमें से किसी भी इंस्ट्रक्शन या लाइन को वो मिस नहीं करता, इग्नोर नहीं करता सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के दौरान। लेकिन अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगा दें या फिर स्विच स्टेटमेंट लगा दें तो उसके ज़रिए से आप बेसिकली कंपाइलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको आप अपनी मर्जी से चला रहे होते हैं कि कौन सी लाइन को आउटपुट पे दिखाए, कौन सी लाइन को आउटपुट पे ना दिखाए। In Java, the if else and if ladder executes a block of code among many blocks, the switch statement can be an alternate for long if else. इफ एल्स हमने और नेस्टेड इफ एल्स बार बार हम यूज़ करते रहें, उस कंडीशन या उसका जो एक आसान सोल्यूशन है वो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आप ले सकते हैं, जो कि हमारा मोर रीडेबल कोड बन जाता है स्विच स्टेटमेंट से। सिंटैक्स क्या है, इसका तरीकाकार क्या है लिखने का? सबसे पहले आप स्विच लिखेंगे, उसके बाद उसके अंदर एक्सप्रेशन या वेरिएबल डालेंगे और फिर केसेस बनाएंगे। केसेस कैसे बनेंगे, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट करके आपको मैं बता दूंगा। वैल्यू 1 आएगी केस में, फिर स्टेटमेंट होगी उसकी, फिर ब्रेक लिखेंगे, देन केस 2 होगा और स्टेटमेंट होगी, ब्रेक होगी एंड सो ऑन, जितने भी केसेस आपने डालने हो। और वो केसेस के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये कहाँ से आएगी? ये बेसिकली स्विच के अंदर जो हमने वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ से हमारे पास इस केसेस की वैल्यूज आएंगी और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हमने केस डिसाइड करना है। और वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराने के लिए प्रॉपर जैसे स्कैनर लेके हम एक वैल्यू इनपुट करा देंगे और यूज़र जो ही कोई इनपुट वैल्यू प्रेस करेगा, कोई बटन प्रेस करेगा, इनपुट वैल्यू देगा, उसके अकॉर्डिंग जो है केस जो है स्पेसिफिक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे केसेस इग्नोर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर वो कोई ऐसी की या कोई ऐसे बटन प्रेस कर देता है, कोई ऐसी वैल्यू दे देता है जो कि हमारे अवेलेबल केसेस में नहीं है, तो फिर डिफ़ॉल्ट केस में कोई भी आप वर्डिंग लिख दें तो उसको वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम है। सबसे पहले एक्सप्रेशन के पास आएंगे, एक्सप्रेशन जो है उसको मैच किया जाएगा, उस वैल्यू को मैच किया जाएगा केस 1 के साथ। अगर केस 1 के साथ मैच हो गया तो यस, कोड ब्लॉक 1 जो है उसको केस 1 का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। अगर नहीं मैच कर रहा तो केस 2 के पास जाएगा, अगर के वो मैच नहीं कर रहा तो केस 3 के पास जाएगा। तो इसी तरीके से जो है डिफरेंट केसेस के साथ मैचिंग होगी। अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कोड के पास चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट का तरीका था। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे और उस प्रोग्राम में हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एक केस को एग्जीक्यूट किया जाता है। और कोशिश करूँगा कि मैं आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर बड़े-बड़े प्रोग्राम्स हों, चाहे जितने भी बड़े लॉजिक हों, वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।